देखिए, जो प्रथम चैप्टर आप लोगों के बुक का सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसके बारे में आप लोग को एक हल्का सा ब्रीफ नॉलेज होगा जब आप लोग क्लास 9 में इस चैप्टर को पढ़े थे, स्पेशली यदि आप लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़ चुके हो तो। अब ये चैप्टर सिर्फ आप लोगों के सीबीएसई एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है ऐसा बात नहीं है, 11 के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर का बहुत सारा रिलेटेड पार्ट आप लोगों को क्लास 12 में भी पढ़ना है। सिमिलरली इसी चैप्टर से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है, बहुत सारा ऐसा डिस्कशंस है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में भी मिलता है। तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहला जो टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का दरकार क्यों है। अब यदि ये बात किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का दरकार क्यों है, तो उसको कुछ हम इस तरीके का जवाब देना चाहेंगे कि स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का दरकार क्यों है। स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस का दरकार इसलिए है क्योंकि यदि स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेगा तो क्लास के बीच में लड़का लोग एक दूसरे को सर पकड़ करके मारना शुरू कर देगा, लड़कियां फोन चलाना स्टार्ट कर देंगी, इंस्टाग्राम रील्स बनाना स्टार्ट कर देंगी, लड़का लोग शर्ट बाहर निकाल करके टाई को एकदम स्टोमक तक झुला करके पहनना घूमना शुरू कर देंगे। मतलब किसी भी जगह पर यदि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो उस जगह का डिसिप्लिन पूरा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें, यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तब तो फिर उस देश का कोई, मान लीजिए कोई भी ऐसा XYZ कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर क्या होगा बोलिए कि उस देश के जितने भी नागरिक हैं सब अपने आप को प्रधानमंत्री समझना शुरू कर देंगे। आप भी प्रधानमंत्री, हम भी प्रधानमंत्री, मेरे पापा भी प्रधानमंत्री, मेरी मम्मी भी प्रधानमंत्री, पता ही नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट कौन चीफ मिनिस्टर कौन, सब प्रधानमंत्री का पोस्ट लेकर बढ़ जाएगा। अच्छा, सब अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का एकदम जज मानना शुरू कर देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर देगा। और ऐसे में क्या होगा, आप रास्ता में चलते चलते किसी को देखे, आपको उसका चेहरा पसंद नहीं आया, आप उसको मार दिए। क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं, जो मन में आएगा वो होगा। हम लोग किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज का कल्पना नहीं कर सकते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दायरे में रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बांध करके रखता है, लोगों के मन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है जहां पे लोग ये बात समझते हैं कि वो सबसे ऊपर नहीं है। हम देश के नागरिक, सारे नागरिक संविधान से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सारा संविधान के दायरे के अंदर होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम यदि कर रहे हैं जो संवैधानिक नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, वायोलेट कर रहा है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेकंड देखिएगा, हेडिंग दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। जी, जैसे मम्मियों का किटी पार्टी ग्रुप होता है ना, बहुत बड़ा 40-50 आंटीज का मिला करके एक ग्रुप होता है, और इस बैच में अभी तक तो सभी लड़कियां ही हैं, तो आप लोगों का भी एक समय में किटी पार्टी ग्रुप होगा। तो मान लीजिए, आप अभी से कल्पना कर लीजिए कि आप उस ग्रुप के मेंबर हैं। Further, imagine that the group has the following characteristics. The members of this group are diverse in various ways. अब अलग अलग जो मेंबर्स लोग हैं ना, अलग अलग थॉट रख रहे हैं। एक जन हो गए प्योर वेज, एक जन हो गए प्योर नॉन वेज,
एक जन हो गए कुछ भी चलेगा, एक जन हो गए जिनको बंगाली के सिवा कोई भाषा समझ में नहीं आता है, एक जन हो गए जिनको हिंदी के सिवा कोई भाषा समझ में नहीं आता है, और उसकी बात जो हो गई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा था, उसको इंग्लिश छोड़कर कोई भाषा समझ में नहीं आता है। लीजिए, आए दिन क्योज होगा, खाना क्या बनेगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। अब कोई अल्कोहलिक नहीं है और कोई है कि अल्कोहल के बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो देखिए कितना आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहा है ना। और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्योज होगा। देखिए जहां पे बहुत सारे बर्तन रहेंगे आवाज होगा, मगर इसके बावजूद सबको मिला करके चलना, सबको मिला करके चलना कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बांध के रखता है। आपके फैमिली में हो सकता है ऐसे कोई फैमिली मेंबर होंगे जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आपकी मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर इसका मतलब यह है कि उनसे रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे रिश्ता नाता तोड़ा जाए। आप लोग भले आज के जनरेशन के हैं, आप लोग हो सकता है रिश्ता नाता तोड़ दे, मगर आपकी मम्मी आप लोग को समझाएंगी। क्या बोलती हैं? देखो बेटा, ऐसे घर नहीं चलता, ऐसे समाज नहीं चलता, सबको ले करके चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। पता है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में मतलब और ऑब्जेक्टिव किसको पता है? आप लोगों की माताओं को, जो परिवार को बांध करके रखती है। और ये आप लोगों की माताओं को पता है। अब का जो जनरेशन हो गया है, आज की जो जनरेशन की लड़कियां हैं, ये लोग जब फ्यूचर में माए बनेंगी तो ये लोग इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेंगे। ये लोग बोलेंगी कि यदि बर्तन में आवाज हो रहा है तो एक काम करो, बर्तन वैसा लेना ही नहीं है, थर्माकोल का प्लेट लेके आ जाओ या कागज का प्लेट लेके आ जाओ, आवाज ही नहीं होगा। मतलब सिस्टम ही चेंज कर दीजिए, सेपरेट हो जाइए, कोई जरूरत नहीं है ज्वाइंट फैमिली का। टॉलरेंस बोल करके कोई चीज ही नहीं रहेगा इनके अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो बोल करके हम लोगों के अंदर में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का भावना है। They have different religious allegiances. Some are Hindus, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religion at all. They are also varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes in everything from films to books. जी एकदम बिल्कुल सही बात है। अब आप अलग बहुत बड़े एक ग्रुप के मेंबर है, तो हो सकता है उसमें आपको कोई हिंदू दिखेगा, कोई मुसलमान दिखेगा, है ना। साथ ही साथ कोई ऐसा रहेगा जो किसी धर्म से नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसके बावजूद अलग अलग डिफरेंसेस रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सीए है, कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है। ये लोग अपना अपना रुतबा झाड़ेंगे कि हम ये है, हम वो है, हम वो है। अब वो अलग बात है कि ये लोग आपस में अपना रुतबा झाड़ रहे रहेंगे, और इसी बीच यदि एक एलएलएम आता है और यदि एक आईएएस आता है, तो ये आपस के सारे रुतबा झाड़ने वाले लोग चुपचाप उनके सामने खड़ा हो जाएगा लाइन से। देखिए यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन देख पा रहे हैं। अच्छा, जैसे देखिए आप लोगों को हो सकता है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है आप लोगों की तरह टेलर स्विफ्ट और सेलेना गोमेज और उसके बाद फिर हरी सांडू जो भी है, तो इन लोगों का हम गाना नहीं सुनते हैं, है ना। हम सेंस मीनिंग वाला गाना सुनते हैं, और आप लोग बीटीएस तक सुनती हैं, मतलब मीनिंगलेस बोलना चाह रहे हैं, आप लोग बीटीएस तक सुनते हैं। तो देखिए अपना थॉट्स डिफरेंसेस तो आ ही रहा है। ओके, some are old, some young. Imagine further that
The members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school? Or should the parents be allowed to decide? How much should this group spend on its safety and security? Or should it build more parks instead? Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from the different people. But for all their diversity, this group has to live together. अब अलग अलग अब कोई बोलेगा कि नहीं हम अपने बच्चे को लक्ष्मीपत सिंगाना में पढ़ाएंगे तभी मेरा बच्चा का पढ़ाई होगा, कोई बोलेगा कि नहीं हम अपने स्कूल को सुशीला बिरला में पढ़ाएंगे तभी पढ़ाई होगा। हाँ, पढ़ाई तो हर स्कूल में होता है, पढ़ने वाले कहीं पढ़ के निकल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, मगर यदि आप अग्रसेन में हैं तो समस्या है पढ़ाई होने में। अच्छा आगे देखिए, every question will elicit a variety of answers from the different people, but for all their diversity, this group has to live together. They are dependent upon each other in various ways. आज अलग अलग थॉट प्रोसेस लेकर रखे हैं, मगर एक दूसरे का दरकार पड़ता ही है, एक दूसरे का नीड पड़ ही जाता है। खास करके यदि एक ग्रुप में है, आपके पड़ोसी से आपका भले थोड़ा मन मुटाव चल रहा हो, मगर कभी घर में कुछ अर्जेंट फंक्शन है और उस वक्त कोई आपके पास सामान नहीं है, चले ही जाते हैं पड़ोसी के पास मांगने के लिए, हेल्प लेने के लिए। आपका कोई दोस्त से आपका झगड़ा हो गया है, मगर कोई ऐसा नीड पड़ गया है कि वही आपका काम कर पाएगा, तो पहले फोन करके पूछते हैं क्या हाल चाल, अभी भी गुस्सा हो गया है ना, और उसके बाद फिर मिलजुल करके काम को करते हैं। ये जो पूरा फंडामेंटल है कि हम लोगों को एक साथ रहना है, in spite of having ideological differences, in spite of having several diversities, ये बहुत यूनिक चीज है, खास करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का। But for all their diversity, this group has to live together. They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. अब कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। ये जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनके बीच में कॉपरेशन, सहयोग का होना बहुत जरूरी है। मगर ये सहयोग कैसे होगा? How does this term cooperation will come into existence, right? ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा सवाल है। तो कॉपरेशन के लिए बहुत आवश्यकता है कि लोग अपना आइडियोलॉजी को ठीक करें। यहाँ पे एनसीईआरटी पूछ रहा है, व्हाट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। लोग के अंदर जब तक कॉम्प्रोमाइज का भावना नहीं आएगा, जब तक लोग मिलजुल करके थोड़ा तुम ले लो थोड़ा हम ले लें, थोड़ा तुम्हारे लिए थोड़ा मेरे लिए, जब तक ये वाला फीलिंग नहीं आएगा, तब तक कभी भी पीसफुलनेस, कॉपरेशन, ये सब चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग में से कई बार, जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए कोई रिलेटिव के घर में गया है, उसको 500 रुपया मिल गया, तो वो 500 रुपया वो सीधा अपने पॉकेट में डाल लिया। ये कॉपरेशन नहीं है। उसको सोचना चाहिए कि वो जो 500 रुपया मिला है, वो चाहे तो अपने घर में जाएगा, यदि उसकी 2 बड़ी बहन है या उसका 2 भाई है तो उनमें बांटना चाहिए, उनके बीच में भी शेयर करना चाहिए। कोई घर में चॉकलेट दिया है तो उस चॉकलेट को भी बांटना चाहिए। यही होता है कॉपरेशन का मीनिंग। तभी जाकर के हम लोग एक साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, one may say that perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules. वो रूल्स सब कोई के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई बहुत खास है, मान लीजिए आप कोई रूल्स बना रही है, अब उसी में कोई ऐसा आदमी आ गया जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अब आप उनके लिए वो रूल्स नहीं बना रही है। जैसे एज ए टीचर मेरा जो रूल्स किसी एक स्टूडेंट के लिए रहेगा वो सभी के लिए रहेगा। आप लोग जो लोग हमसे पढ़े हैं, आप लोग सब कोई मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोगों से बहुत हेल्प हम भी लिए हैं, आप लोगों का बहुत हेल्प हम भी किए, बट आप लोग कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि फेवरेटिज्म करते हैं, क्योंकि फेवरेटिज्म नहीं होता है, फेवरेटिज्म नहीं चलता है। जो नियम आपके लिए है वो नियम सबके लिए है। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन
in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. यदि रूल्स नहीं होगा तो जितने भी मेंबर रहेंगे सारे मेंबर्स आपस में बहुत टेंशन में रहेंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा डर रहेगा, क्या पता उनके मन में हमेशा डर रहेगा, क्या पता कि दूसरा मेंबर उनके संग क्या कर जाए। हो सकता है दूसरा मेंबर चीट कर सकता है, दूसरा मेंबर षड्यंत्र कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, तो समस्या बिल्कुल हो सकता है। मगर रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो बोल करके ये सारी चीजें नहीं होती है। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members that group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not only be known, they must also be enforceable. ये जितने भी रूल्स है ये रूल्स एनफोर्सिएबल होना चाहिए। मतलब बात को समझिए, ये ऐसे रूल्स होने चाहिए कि यदि उस रूल्स का कोई वायोलेशन करता है, यदि उस रूल्स का कोई वायोलेशन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके, एनफोर्सिएबल कार्रवाई किया जा सके। अब दिया हुआ है if citizens have no assurance that other will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. यदि हम लोगों को पता हो कि जो नियम बन रहा है वो बाकी लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग भी नहीं करेंगे, राइट? हम लोग भी क्यों करने जाएंगे? तो बस वही बात हो गया। So they will be punished. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. सारे ही members के बीच में coordination बना करके रखने का काम ये constitution का सबसे पहला और important नियम है। अब आता है specification of decision मेकिंग प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको हम लोग कवर करेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न्ड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेफिनेशन बताया जा रहा है जो आप लोग को जान करके रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बात कर रहा है, जिसके दम पर या जिसके बेसिस पर कोई देश चलता है। But what should be these fundamental rules be? And what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide is, who gets to decide what the laws governing the society should be? किसके पास वो अथॉरिटी है, किसके पास वो अथॉरिटी है जो ये बात का फैसला करेगा, किसके पास वो अथॉरिटी है जो इस बात का फैसला करेगा कि सोसाइटी के लिए क्या क्या नियम बनना चाहिए, राइट? ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि सोसाइटी में क्या क्या नियम बनेगा नहीं बनेगा, ये सारा चीज कौन फैसला करेगा? यदि किसी भी आम नागरिक को करने दे दिया जाए तो वो तो खाली अपने अनुसार बात करेगा, उसको जो चाहिए खाली उसी का बात करेगा, बाकी लोगों का तो जो इंटरेस्ट है वो तो इग्नोर कर दिया जाएगा। You may want rule X, but others may want rule Y. How do we decide whose rules or preferences should govern us? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but other things that their rules are the best. आप लोगों को हमेशा लगता है, स्टूडेंट लोगों को, कि आप लोग जो सोचते हैं, जो आप लोग का आइडियोलॉजी है वही सबसे अच्छा है ना? और आप लोग के माता पिता को लगता है ऑब्वियसली कि वो लोग जो सोचते हैं वही सबसे अच्छा है, और हाँ वो लोग जो सोचते हैं वही सही होता है। आप लोग का सोचना है ही नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। जी, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन होगा वो इंसान जो रूल्स बनाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का भी आंसर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। It specifies the basic allocation of power in a society. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप को कैसा कैसा पावर दिया गया है। It decides who gets to decide what the laws will be. कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है
कि कौन लॉ बनाएगा, कौन होगा जो लॉ का स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यदि मोनार्कियल रूल चल रहा है तो एकदम वाजिब बात है कि वहां पे जो राजा होंगे वही तैयार करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे और एग्जांपल दिया हुआ है, इन सम कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। वहां पे ऑटोक्रेटिक रूल चलता था, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता था, तो वहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी को बोल दिया गया है कि आप जो है डिसाइड करेंगे। अब जहां पे सिंगल पार्टी है पावर में, तो वही सिंगल पार्टी ना डिसाइड करेगा कि नियम क्या बनेगा। ऑपोजिशन तो है नहीं, ऑपोजिशन होता तो ऑपोजिशन से क्लैश होता। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड। यदि हम लोग डेमोक्रेसी का बात करें तो डेमोक्रेसी के केस में आम नागरिक, जनता डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। It will not answer the question how should people should decide. It will answer the question how should the people decide. For something to be law, should everyone agree to it? कुछ बात का यदि नियम बनने वाला है, उसके लिए जरूरी है कि सब कोई उससे सहमति रखे, सब कोई उस बात पे एग्री करे, तब जा करके वो लॉ बनता है। क्लियर? ओके, अब आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग यहां तक मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों।